नमस्कार। ब्रेकिंग उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने दी 136.86 करोड़ की नई विकास योजनाओं को मंजूरी। उत्तराखंड में बढ़ेगा साहित्य पर्यटन, बनेंगे 2 साहित्य ग्राम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। उत्तराखंड भाजपा का प्रदेश पदाधिकारी घोषित, 42 को मिला दायित्व। प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का विरोध। उत्तरकाशी में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने किया नियमावली का तर्पण। उत्तराखंड में फिर बना लोकसभा अदालत में वादों के निपटारे का रिकॉर्ड किया। 35,281 विवादों। केदारनाथ के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा फिर शुरू, लेकिन मौसम खराब रहा तो नहीं मिलेगी उड़ान की अनुमति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। खबर रुड़की से है, जहां बीटीगंज रामलीला समिति इस वर्ष अपना 106वां महोत्सव भव्य रूप से मनाने जा रही है, जिसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है। आपको बता दें कि ये आयोजन विशेष रूप से भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित है। समिति के महामंत्री सौरभ सिंघल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि महोत्सव की शुरुआत 18 सितंबर को मां काली की शोभा यात्रा से होगी, जबकि 19 सितंबर को विधिवत घटनाक्रम होगा। इस बाद उद्घाटन से पहले आपदा पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मंच के दौरान देशभक्ति के जुड़े हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। 23 सितंबर को नगर में भव्य राम बारात निकलेगी, जिसमें सेना की वीरगाथा दर्शाती झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। 2 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम में 70 फीट ऊंचे रावण और अन्य पुतलों का दहन किया जाएगा। बच्चों द्वारा देशभक्ति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुति भी की जाएंगी। विधायक प्रदीप बात्रा ने कहा कि आयोजन परंपरा और देशभक्ति का अद्भुत संगम होगा। समिति बीटीगंज द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आप सब भाइयों को बुलाया गया कि आप जो है लोकतंत्र के मजबूत साथी हैं, तो आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे। बीटीगंज रामलीला अपने आप में एक हर वर्ष इतिहास लिख रही है। हर वर्ष एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम ऐसा होता है कि बीटीगंज में होता है। बीटीगंज एक हमारा ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ 106वीं रामलीला इस बार हम कर रहे हैं। 105 वर्ष पूरे कर चुकी है रामलीला। तो मैं सोचता हूँ कि पूरे रुड़की सभी चाहते हैं कि रामलीला अच्छी हो और बच्चे। भैया विशेषता यह रहेगी कि इस बार जो हमारी थीम रहेगी वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रहेगी और पहलगाम में जो हमारे भाई बंधु वहां पर क्या नाम है उनकी मृत्यु हुई है, उन सभी को शोक संवेदना प्लस जितने भी दैवीय आपदा आई है पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा आई है। कई आपदाएं तो ऐसी आई जिनका पता भी नहीं लग पाता। उत्तराखंड में पहाड़ों पर कई जगह कनेक्शन टूटे हुए हैं, संपर्क नहीं है उनसे। तो पूरे देश में जो आपदा दैवीय आपदाई है उन सभी को श्रद्धांजलि के रूप में हमारा एक कार्यक्रम भी रहेगा। खबर जसपुर से है, जहां गांधी पार्क में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। आपको बता दें कि जब भाजपा के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ उपवास पर बैठकर जसपुर मांगे स्टेडियम का नारा बुलंद किया, इस प्रदर्शन में युवाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। आपको बता दें कि जिससे माहौल सियासी रंग में रंग गया। सिंघल का ये कदम सिर्फ मांग नहीं बल्कि सत्ता तक संदेश पहुंचाने की रणनीति माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने पहले औपचारिक रूप से सरकार को पत्र लिखा था या सीधे आंदोलन का रास्ता चुना। यदि पत्र लिखा गया तो सुनवाई क्यों नहीं हुई, प्रशासनिक चूक कैसे हुई। अगर नहीं लिखा गया तो ये प्रदर्शन सत्ता के भीतर असंतोष का संकेत हो सकता है। की मांग है और एक ही मुद्दा है, जसपुर मांगे स्टेडियम। यहाँ लगभग 11 साल से ही मांग चली आ रही है और पहले भूमि भी हमें मिली थी, पर किन्हीं कारणों से तो कार्य प्रगति पर नहीं हो पाया। अब ये यहाँ के युवा बहुत आक्रोशित हैं। उन्होंने मानिए हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु एक दिन का ये उपवास कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में युवा और विशेष रूप से बालिकाएं और युवक यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि
मंच के माध्यम से वो अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं और सबके मन की पीड़ा है कि जसपुर में एक स्टेडियम बनना चाहिए। खबर सितारगंज से है, जहां किचरा रोड स्थित रामपुरा के कब्रिस्तान की भूमि पर रात के समय अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर मुस्लिम समाज में आक्रोश फैल गया। आपको बता दें कि आरोप है कि कुछ भूमाफिया कब्रिस्तान की जमीन को बेचकर निर्माण करना चाहते थे। शनिवार रात को हो रहे निर्माण की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा। वरिष्ठ उप निरीक्षक विक्रम सिंह धामी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। आपको बता दें कि समाज के लोगों ने भावनाओं को आहत करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। विरोध जताने वालों में आरिफ, फरहान, नसीम खान, लियाकत अली, हसनैन मलिक समेत कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस सतर्कता बरत रही है। सितारगंज के रामपुरे के जो कब्रिस्तानों की जगह है, उसमें कुछ लोगों ने जो सितारगंज में एक माहौल चल रहा है भूमि माफियाओं का, उन्होंने आज रात में उस जगह को घेर के और उसमें कार्य चालू कर दिया। केवल इसलिए 3 दिन तो उनका छुट्टी का दिन है और हम इसको आराम से बना लें। जैसे ही मोहल्ले को पता लगा, हम लोग सब इकट्ठे होकर थाने आए और हमने एक तहरीर के माध्यम से, जिसमें वो मुकदमेबाजी आज से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है उस जगह की, उस मुकदमे वाली विवादित जगह पे भी वो दुकानें बनाना चाहते थे। खबर सतपुली से है, जहां आपको बता दें कि संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत चौबा पटखाला विधानसभा में जिला अध्यक्ष चयन और SICC पर्यवेक्षक राहुल कसवान, विधायक अनुपमा रावत और डॉक्टर प्रदीप जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खुलकर संवाद किया। आपको बता दें कि बैठक में कार्यकर्ताओं की राय लेकर संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। नेताओं ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिला कांग्रेस समितियों को सक्रिय और मजबूत करना है। बैठक में जिला अध्यक्ष विनोद नेगी समेत कई स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पर नामों की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। संज्ञान में है कि कौन व्यक्ति पार्टी की विरोधी गतिविधि में है, कौन आदमी योग्य है, किस आदमी के पास संसाधन है, कौन सर्वप्रथम तो मैं हमारे AICC ऑब्जर्वर माननीय सांसद राहुल कांसवा जी, चूरू राजस्थान से सांसद है उनका, और PCC के हमारे ऑब्जर्वर माननीय अनुपमा रावत जी, विधायक हरिद्वार ग्रामीण, प्रदीप जोशी जी, डॉक्टर प्रदीप जोशी जी हमारे उसके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और श्रीमान कुलदीप कंडारी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज सतपुली नगर पंचायत में कांग्रेस की जो बैठक हुई है, जो रायशुमारी हुई है, उसमें जो भी लोगों का डिसीजन रहा होगा
पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे को पौड़ी गढ़वाल में जो अध्यक्ष बनेगा, जिसको भी अध्यक्ष चुना जाएगा, हम सब के साथ मिलकर काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि 2027 में हम कांग्रेस को यहाँ स्थापित कर सकें। संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम एक बहुत ही बहुउद्देशीय का अभियान हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी द्वारा के आह्वान पर चल रहा है और 3 राज्यों से होते हुए अब ये उत्तराखंड में इसके लिए रायशुमारी हो रही है प्रत्येक ज़िले में। और सबसे बड़ी जो खूबसूरती इस अभियान की है वो ये है कि शीर्ष नेतृत्व इतना नेशनल लेवल का भी प्रत्येक ब्लॉक में आके यहाँ के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा है। ये संगठन सृजन अभियान के तहत पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए मुझे ऑब्जर्वर बनाया गया है और मेरे साथ में मेरे को ऑब्जर्वर हैं और हमारी विधायिका महोदय भी हैं हरिद्वार से। हम सभी ने अभी 4 दिन हो गए हमको यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के डाक पत्थर बैराज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने दिन दहाड़े पुल से उफनती यमुना नदी में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि युवक हिमाचल की ओर से आया था और काफी देर तक पुल पर टहलता रहा। अचानक उसने नदी में छलांग लगा दी। आपको बता दें जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हालांकि यमुना का जलस्तर तेज होने के कारण देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान और घटना के कारणों की जांच में जुटी है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां बॉलीवुड अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद आज डोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे देहरादून के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर मौजूद प्रशंसकों ने उन्हें जमकर खुशी जताई और सेल्फी लेने की होट लग गई। आपको बता दूं कि सोनू सूद ने भी अपने सहज और मिलनसार अंदाज में सभी को समय दिया, फोटोज खिंचवाने और मुस्कुराते हुए लोगों से मुलाकात की। उनकी सादगी और जनता से जुड़ाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी वो सच्चे हीरो हैं। नैनीताल में रन टू लिव संस्था द्वारा आयोजित 14वीं मानसून मैराथन में देश विदेश के धावकों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय युवकों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि डीएस मैदान से फ्लैग ऑफ करते हुए पर्यटन सचिव धीराज गरव्याल ने दौड़ की शुरुआत की। मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और रन ऑफ फन वर्गों में प्रतियोगिता हुई। 21 किलोमीटर पुरुष ओपन वर्ग में मयांग ने पहला स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि जबकि महिला वर्ग में अर्पिता सैनी विजेता रही। धावकों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों से सम्मानित किया गया। विजेता मयांग ने अपनी सफलता को आत्मविश्वास का परिणाम बताया और भविष्य में बड़े मंचों पर बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी की बात कही। मैराथन ने खेल भावना के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने का संदेश दिया। तैयारी तो 1 साल लगभग कर रहे थे और ये रोड जो है हमारा मणिपुर में तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे प्लेन में भागता हम लोग और ये रोड आप हिल डाउन बहुत है, तो मेरे लिए तो बहुत हार्ड हुआ है। तो फ्यूचर का क्या है आगे, क्या प्लान है? आगे जाने की कोशिश करूँगा, आगे जाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करें, हाँ यहाँ पर हिल बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए हम लोग फ्लैट में तैयारी करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हिल तो बहुत ज़्यादा ही पड़ेगी, हाथ पैर टाइट होना और जैसे कि वैसे रूट बहुत अच्छा था, कभी अप और कभी डाउन। हमारा का पीछे था नैनीताल में लोग इस सारी चीज़ की पसंद होती है, कम्पटिशन अच्छा कि मैं इससे कब पार्टिसिपेट करूँ, क्वालिफाई करूँ, इसके लिए मैं बेहतर तैयारी करूँगी। तो 14th एडिशन यहाँ पे संपन्न हुआ मानसून मैराथन का। इसका इम्पोर्टेंस मानसून के दृष्टिगत अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे मानसून के समय में और टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है ये दिखाता है, ये सिद्ध कराता है।
और विगत 14 वर्षों से जो लगातार मानसून मैराथन का आयोजन रणधीर संस्था कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब शुरुआत इसकी हुई थी हमें याद है कि बहुत कम पार्टिसिपेंट्स होते थे। कल बच्चे हैं, उनको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। हो सकता है शायद कल के आने वाले दिन में उनमें से कोई विनर्स बन के आए। फिर से भी आए, इसमें 2-3 प्रतिभागी बाहर से आए हैं और 2 ने 10 किलोमीटर में किया। वो यूके के प्रतिभागी, वो यूके के नागरिक हैं और एक कीनिया से यहाँ पे आए हुए थे जो 21। अगर परिस्थितियों की बात करें तो उत्तराखंड एकदम उपयुक्त जगह है जहाँ। अब खबर टिहरी से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल का द्वितीय अधिवेशन आज नई टिहरी में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। वरिष्ठ नेता वीरेंद्र चंद्र रमोला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को छलने का काम किया है और अब क्रांति दल राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल बहुमत से सरकार बनाएगा। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य पंकज व्यास ने बताया कि जिलों में संगठनात्मक ढांचे की घोषणा हो चुकी है और जल्द ही कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि सम्मेलन में युवाओं को जोड़ने और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। दल ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बदलाव का संकल्प लिया। उत्तराखंड क्रांति दल का 2 वार्षिक महाअधिवेशन है। अधिवेशन में एक तो नई कार्यकारिणी का गठन होगा और इस अधिवेशन के माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड में एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, बहुत छल दिया है। सभी को पता है और आप पत्रकार साथियों को भी पता है कि हमारे जो है द्विवार्षिक अधिवेशन जो है उस समय चल रहा है और ब्लॉकों से लेकर जिलों में जो है जब सभी जो उत्तराखंड की हमारी जनपद इकाइयाँ हैं सभी जगह आज जो है जिला सम्मेलन की जो है तिथि घोषित हुई है और 15 तारीख कल तक जो है सभी जिलों में जिला सम्मेलन हो जाएंगे, जिसमें जो है नए जिला अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ जिला कार्यकारिणी का। खबर हरिद्वार से है, जहां देवपुरा चौक पर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार को जमकर कोसा। आपको बता दें कि पार्टी के नगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा वर्तमान सरकार बेरोजगार युवाओं को तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि पूंजीपतियों को लगातार फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट पार्क की 30 करोड़ कीमत की जमीन बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण को सौंपे जाने का उल्लेख किया। आपको बता दें कि दावा किया कि लाभ पहुंचाने के लिए उक्त जमीन मात्र 1 करोड़ सालाना भुगतान पर सौंप दी गई है। इस प्रदेश की जनता के साथ अन्यायपूर्ण बताया। कांग्रेस सरकार नेता ने बेरोजगारी को आपदा बताते हुए कहा कि बेरोजगारी चरम पर है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसके बावजूद लोकतांत्रिक ढंग से लोगों को सामाजिक न्याय नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस आंदोलन के जरिए प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए सरकार को जगा रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारी जोरदार नारेबाजी करते रहे। एवरेस्ट स्टेट करके जो पार्क है, लगभग 30,000 करोड़ की लागत का वो पार्क मात्र 1 करोड़ पे सालाना पे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मिलकर सरकार ने चंद पूंजीपतियों के हवाले करने का काम किया है और उत्तराखंड की बेशकीमती जमीनों को की बंदरबाट करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार, भाजपा की सरकार, चाहे केंद्र में अडानी और अंबानी के सहारे चल रही हो, चाहे उत्तराखंड में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को हवाले कर रही हो बेशकीमती जमीनें, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को आम जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, लोगों की दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड में बेरोजगार भटक रहे हैं, उत्तराखंड में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, उत्तराखंड में दैव्य आपदा आई हुई है, लेकिन इसके बावजूद कामी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को हजारों करोड़ की जमीन उनके हवाले कर देना चाहती है, जो कि उत्तराखंड के साथ अन्याय है। खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए दावा किया कि जिले सहित प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत है। पुलिस जहां देर रात तक वाहनों की चेकिंग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गश्त बा पिकेट ड्यूटी पर भी मुस्तैदी की जा रही है। आपको बता दें कि पहुंच वाले अपराधियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। पुलिस रिस्पॉन्स टाइम पे कर रही है। आपको बता दें कि
जनता के साथ मनमाना रवैया अख्तियार कर पुलिसकर्मियों के दायित्व निर्वहन में बाधक बनने वाले अपराधियों से निपटते हुए एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। बता दें कि कल कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने का दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। यही करना है, सरकार लगातार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण है। आप देख रहे हैं लगातार चेकिंग हो रही है, लगातार पकड़े जा रहे हैं और जो अपराध कर रहा है उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जितने भी मामले सामने आए और समय अपराधी के पीछे लगातार नहीं जा सकता, लेकिन जो भी अपराध कर रहा है तुरंत पकड़ में आ रहा है, चाहे वो गोलाबार का मामला हो, शराब के मामले पकड़े जा रहे हो और रात को पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का